एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक तरफ से मास्टर मॉक अपनी तलवार को घुमाकर अटैक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हमारा हाजिन जो होता है वो स्लैशेस लगा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बिल्कुल एक बीस्ट की तरह अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे वहां पर बिल्कुल भी सेंस नहीं होती, क्योंकि बहुत ही जल्दी उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने वाला है। तो मास्टर मॉक वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस बंदे से कैसे फायर करूं जो कि बिल्कुल एक बीस्ट की तरह यहाँ पर अटैक कर रहा है। एक बीस्ट जो कि अपने अपने प्रे को लॉक करने के बाद उसके ऊपर इस तरह से अटैक करता है जैसे कि वो उसे पकड़कर खा जाएगा। बिल्कुल ये भी उसी तरह से यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो मास्टर मॉक अपनी तलवार को घुमाकर हाजिन के ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं, तो हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मास्टर मॉक कहता है कि यहाँ पर जिस भी टेक्निक को यूज कर रहा है, जिस फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी को यूज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और उसके बाद इसको मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी तक इसके अटैक पैटर्न को नहीं जान पाया कि यहाँ पर किस तरह से किस हिसाब से अटैक कर रहा है, क्योंकि हाजिन वहां पर तलवार भी यूज कर रहा था, साथ भी किक्स भी मार रहा होता है। तो यहीं पर हमारे मास्टर ग्योंग को दिखाता है कि मास्टर ग्योंग वहां पर खड़े खड़े अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ पर से भागने के लिए तैयार रहना। उसका सोल्जर उसे कहता है लेकिन सारा जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इंस्पेक्टर जनरल को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसके यहाँ पर होते हुए हमारे पास यहाँ पर रहने की ज्यादा वजह है। तो मास्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, क्योंकि उसने खुद ही यहाँ पर ये बात मुझसे कही थी। उसने कहा था कि अगर यहाँ पर फाइट होती है और फाइट के एंड पर मैं नहीं बच पाता तो तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट होने से पहले हमारे हाजिन ने उसे बताया था कि तुम्हें ये काम करना होगा, जैसे तुम्हें लगे कि हम लोग हारने वाले हैं तो अपनी आर्मी को लेकर वहां पर से निकल जाना। लेकिन वहां पर मास्टर ग्योंग उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही तो वजह है कि तुम्हें ये करना होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारी डिवाइन डीमन कल्ट के साथ वफादारी साबित करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑर्डर जो है ये डीमन गार्ड ने यहाँ पर स्पेशली तुम्हें नहीं दिया, बल्कि ये ऑर्डर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी वजह से मेरी मदद करने के लिए वहां पर जा रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर से भागने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी फाइट को नहीं हारूंगा। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि मैं इस फाइट को नहीं जीत सकता तो मैं पहले विड्रॉ कर दूंगा, और अगर मुझे पता चला कि मैं फाइट को जीत सकता हूं तो फिर एंड तक फाइट करूंगा। लेकिन इन केस तुम्हें यहाँ पर से भागने के लिए तैयार रहना होगा। आपके मास्टर ग्योंग वहां पर दुआ कर रहे होते हैं कि प्लीज यहाँ पर अपनी फाइट को जीत जाना, क्योंकि अगर तुम फाइट को नहीं जीते तो फिर मुझे तुम्हारी प्रॉमिस के मुताबिक यहाँ पर से भाग कर जाना पड़ेगा, जिससे हम लोग यहाँ पर कॉवर्ड कहलाएंगे, यानी कि डरपोक कहलाएंगे। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही होती है और वो पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तुम्हारा हाजिन भी वहां पर उसके बारे में सोच रहा होता है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे बराबरी का है, या फिर हो सकता है कि इसका पावर लेवल मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि इसने यहाँ पर मार्शल पीक को हासिल कर लिया और मैं अभी तक यहाँ पर अल्टीमेट डीमन डिवाइन राम में नहीं पहुंच पाया। क्योंकि अल्टीमेट डीमन राम में मेरा दिमाग तो पहुंच चुका है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी जो है उसका साथ नहीं दे पा रही। मेरी फिजिकल बॉडी अभी तक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कि दूसरी तरफ से पैलेस मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर मैं एक क्विक अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सबको खत्म करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मेरी ब्रिलियंट स्वर्ड टेक्निक क्या कर सकती है। वो उसकी सेकंड फॉर्म को रिलीज करता है। वो सेकंड फॉर्म को रिलीज करता है, हमारे हाजिन को महसूस होता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी सेकंड टेक्निक का नाम ब्रिलियंट क्लाउड होता है। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी का इतना तेज भाव निकलता है कि जिसके साथ वो सभी लोग पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं कि ये किस किस्म का अटैक है, इस अटैक के अंदर इतनी ज्यादा की अमाउंट कैसे हो सकती है। डॉग भी वहां पर पीछे की तरफ हट रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर प्लीज अपने आप को बचाओ। इसी के साथ ही मास्टर मार्क जो होता है वहां पर अपने स्पेशल टेक्निक को रिलीज कर देता है। जैसे वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और हमारे हाजिन के सामने वहां पर स्ट्राइक्स का एक पूरा जाल होता है, यानी कि जैसे कि लेजर बीम्स नहीं होती बिल्कुल वैसी वहां पर उसके सामने एक जाल होता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है इतनी सारी टेक्निक्स के बीच अपनी फुटवर्क टेक्निक को भी यूज करके नहीं निकल पाएगा। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही मास्टर मार्क सामने की तरफ देख रहे होते हैं क्या मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच गया। तुम्हारे हाजिन की तरफ दिखाते हैं कि उसके कपड़े फट चुके होते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और पूरी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट्स लगे होते हैं। और इसी के साथ ही वो पाउडर जो पॉइजन वाला पाउडर होता है वो उसके ब्लड खून के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर जख्म लग गए हैं। तो इसी वजह से तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वहीं पर क्लाट होना शुरू हो जाता है। उस पॉइजन की वजह से उसकी पूरी बॉडी अंदर से उसका ब्लड क्लाट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। देखने के बाद मास्टर ग्योंग सोच रहे होते हैं लगता है वक्त आ गया है यहाँ से भागने का, क्या क्योंकि थर्ड जंग मास्टर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म थे, जिसकी वजह से पाउडर उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना पांव जोर से मारता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पाउडर होता है ब्लड के साथ बाहर निकल रहा होता है। लेकिन पाउडर जो होता है उसका इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर पहले से जा चुका है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये सोल सेवरिंग पाउडर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को बचा सकता हूँ। और दूसरी तरफ से मास्टर मॉक कहता है कि इसकी बॉडी किस किस्म की है, इसकी बॉडी के अंदर से अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ इस पाउडर को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। हाजिन के मुंह और नाक और सार और आंखों से भी ब्लड बह रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दिखाता हूँ जो तुमने पहले नहीं देखी होगी, या फिर तुमने देखी भी होगी लेकिन तुम इतने इंप्रेस नहीं हुए होगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। जब वो तलवार को
फेंकता है तो मास्टर मार्क जो होते हैं अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या तुमने अपना ब्लेड क्यों फेंक दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गिव अप करने वाले हो, इतनी आसानी से तुम गिव अप कैसे कर सकते हो। लेकिन जैसे उसकी तलवार के साथ टकराकर नीचे गिरती है तो वो उड़ना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही हमारे हाजिन के पास उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर मार्क कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक तुम्हारे पास कैसे हो सकती है, तुम तो अपनी की मदद से यहाँ पर स्वर्ड को कंट्रोल कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर स्वर्ड की टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। केवल एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसको या तो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट डीमन राम या फिर अल्टीमेट डीमन राम के मास्टर्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा एक लड़का इस टेक्निक को कैसे हासिल कर सकता है। तब वो तलवारें हमारे हाजिन के इर्द गिर्द उड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि वो की मदद से उनको कंट्रोल कर रहा था। तो मास्टर मार्क कहता है कि तुम्हारे जैसे एक डीमन को जिंदा नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। पहले से डीमन गार्ड यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो उसे कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर अपनी पावरफुल स्पेशल प्रेशर को रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से उसके पांव वहीं पर जम जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। तो इसके साथ ही हमारा हाजिन वहां पर और भी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, वो एक जबरदस्त चीख मारता है और उसके साथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं और साथ ही साउंड वेव्स निकलती हैं जिसकी वजह से वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इसकी स्क्रीच के अंदर इतनी ज्यादा पावर इतना ज्यादा प्रेशर कैसे हो सकता है। कि मास्टर मार्क वहां पर सोच रहा होता है कि ये दुनिया स्लो नहीं होगी और ना ही मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और इसी के साथ वो ग्राउंड के ऊपर देखता है और कहता है कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी जहाँ पर मैग्मा की तरह काम कर रही है, इसकी जो डिमोनिक एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, ऐसे लगता है जैसे ये जहाँ पर मुझे जलाकर हाक कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी की वजह से बहुत ही की कोल्डर एनर्जी ने मेरे पाँव को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर इसने फोर्स फील्ड को यूज किया है, इसकी एनर्जी के साथ इसने फोर्स फील्ड क्रिएट किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसकी फोर्स फील्ड के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ, यहाँ पर से निकल नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो तलवारें उसकी बॉडी के इर्द गिर्द उड़ रही होती है और हमारा हाजिन अब यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ब्लेड मैनिपुलेशन टेक्निक क्या कर सकते हैं और वो सभी तलवारों को उसकी तरफ फेंक देता है और वो सभी तलवारें जो होती है एनर्जी के साथ उड़ती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। वो सभी तलवारें जो होती हैं वो मास्टर मार्क की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तो मास्टर मार्क एक एक करके उन सभी तलवारों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर वो तलवारें उसके ऊपर गिरती हैं तो जबरदस्त धमाका हो जाता है। हाजिन वहां पर एक बार उसके ऊपर अटैक करता है तो जबरदस्त धमाका होता है, फिर साथ ही हाजिन फिर से तलवारों को वापस बुलाता है और फिर से उनके साथ दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो तलवारों के साथ दूसरी बार उसके ऊपर अटैक करता है तो सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर ग्योंग कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर स्वर्ड्स को अपनी की मदद से कंट्रोल कर रहा है, ऐसी टेक्निक तो हमने डीमन एम्परर के पास देखी है, डीमन एम्परर ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो हाजिन दोबारा जब अपनी तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है तो वहां पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और इस बार हाजिन फिर से अपनी तलवारों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद हाजिन कहता है कि एक बार और इसी के साथ ही वो तीसरी बार फिर से वहां पर अपनी तलवारों को फेंकता है, वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवारों को वापस बुला लेता है। तो जहां पर हम लोग अपनी हाजिन जो होता है अपनी एनर्जी से तलवारों को कंट्रोल करते हुए 3 बार अपनी तलवारों को वहां पर उसके ऊपर फेंकता है मास्टर मार्क के ऊपर और मास्टर मार्क जो होता है 3 बार उसकी तलवारों के साथ हिट होने के बाद धुएं के अंदर पूरी तरह से कवर होता है क्योंकि वहां पर से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। इसी के साथ ही हाजिन को दिखाता है कि उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वहां पर खून की उल्टी कर रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि एब्सोल्यूट डीमन राम में मेरा दिमाग तो पहुंच चुका है, मैं अपनी एनलाइटमेंट की वजह से एब्सोल्यूट डीमन राम को अचीव कर चुका हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो अभी तक यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रही। अगर मेरी फिजिकल बॉडी भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में होती तो फिर मैं यहाँ पर परफेक्टली सबको एग्जीक्यूट कर पाता और इस अटैक की वजह से मैं यहाँ पर इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं होता। और इसी के साथ धुएं के अंदर से दिखाता है कि मास्टर मार्क निकलता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये कमीना अभी तक यहाँ पर हारा नहीं है और ऊपर से मुझे लगता है कि अब ये पागल हो चुका है, जरा देखो तो ये किस तरह से यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो मास्टर मार्क की आधी बॉडी जल चुकी होती है, उसके आधे बाल भी जल चुके होते हैं और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है और वो अपनी टूटी हुई तलवार लेकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और वो गुस्से के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, इस कमीने की एनर्जी अनबैलेंस्ड है जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे मार नहीं पाया, लेकिन मेरी एनर्जी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर स्वर्ड की एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए था, तुम इस टेक्निक को दिखाने के बाद मेरे सामने जिंदा कैसे बच सकते हो। और इसी के साथ वो जंप करता है, हाजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा हाजिन इसी के साथ अपना ब्लेड उठाता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर मरे नहीं हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। तो इसी के साथ हमारा हाजिन अपना शॉर्ट ब्लेड लेकर जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और दूसरी तरफ से वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। दोनों वहां पर अपने ब्लेड को फिर से टकराना स्टार्ट करते हैं और दोनों की पावर जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इस वक्त दोनों वहां पर बहुत ही पावरफुल बैटल कर रहे होते हैं, दोनों क्योंकि जख्मी होते हैं, तो जख्मी जेश जो होता है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाजिन जो होता है वहीं पर से नीचे खड़े होकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो उसे कहता है कमीने लड़के कहीं के तुम्हारी ये वाली ट्रिक्स मेरे पर काम नहीं करेंगे, और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। हाजिन पीछे की तरफ फटता है ताकि वो उसके
अटैक को अवॉइड कर सके, क्योंकि उसका ब्लेड जो है वो टूटा हुआ है, इसी वजह से उस तक नहीं पहुंच पाता। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अभी भी इसी वजह से पीछे हूँ, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पा रही। हाजिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैं फिर से यहाँ पर उसी स्टेट में आ चुका हूँ जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर इस फीलिंग को महसूस किया था, जहाँ पर मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ? इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो अपनी टूटी हुई तलवार को उसके साइड के ऊपर से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तुम्हारे हाजिन को वहां पर एक और झटका लगता है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको मारने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए इस बारे में सोचना चाहिए कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि इस वक्त मेरी इंटेंशंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। लगता है कि ये डिमोनिक एनर्जी की वजह से है। डिमोनिक एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं। नहीं, यहाँ तो मुझे यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर एनलाइटमेंट स्टेट में चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मास्टर मार्क जो होता है अपने हाथ को तलवार बनाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है। लेकिन हमारे हाजिन ने यहाँ पर फाइट करना छोड़ दिया, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मार्क कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फाइटिंग करने की विल को छोड़ चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसी वजह से अब तुमने यहाँ पर फाइट करना छोड़ दिया, अब यहाँ पर ये विक्ट्री मेरी है। और दूसरी तरफ से हमारा हाजिन सोच रहा था कि मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा था, मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने फर्स्ट एल्डर को क्यों मारा, डीमन सीक्रेट डीमन क्वीन को क्यों मारना चाहता हूँ, राइटियर सिमल अलायंस को क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मैं ये सब कुछ अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए इंटेंशंस हार्बर कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही वो चलाकर कहता है गोल्डी, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े कट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफी सारा ब्लड बह जाता है। ऐसे वो गोल्डी को बुलाता है तो गोल्डी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उस तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, तो उन्हें जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। और इसी के साथ ही मास्टर गू को भी दिखाते हैं कि मास्टर गू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जियोक्सा फैमिली के बाहर पहुंचते हैं अपने सोल्जर्स के साथ और अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से अंदर जाओ, जाकर उन्हें ढूंढना स्टार्ट करो, हमें सबसे पहले थर्ड जंग मास्टर को ढूंढना होगा। लेकिन इसी के साथ ही गोल्डी को दिखाते हैं कि हमारी गोल्डी जो होती है जंप करते हुए वहां पर नीचे उतर आती है और उन सभी पैलेस के लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहां पर उनके सामने खड़े होने के बाद वो सभी लोग कहते हैं कि ये फॉक्स अचानक से कहां पर से निकल कर आ गई, तो गोल्डी इसी के साथ जंप करते हुए एक छत के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। गोल्डी की आंखें चमक रही होती हैं, जब उसकी आंखें चमकना शुरू होती हैं तो वहां पर स्वर्ड पैलेस के जितने लोग होते हैं सभी की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। तो गोल्डी वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपनी सैनिटी को खो देते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डोंगविल कहता है कि अचानक से क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ। गोल्डी ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इन सभी को कंट्रोल कर पा रही है, जहाँ पर इन सभी को उसने इंसेन कर दिया है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे इनकी इंसानियत खत्म हो गई है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। तो मास्टर ग्योंग से वो कहता है कि मास्टर में यहाँ से निकलना होगा, तो वो भी कहते हैं कि सी किंग गार्ड जल्दी से यहाँ से निकलो। ये सभी लोग तो यहाँ पर पागलू की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और सभी लोग वहां पर से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपने सोल्जर्स को लेकर वापस आ सके। मास्टर गू भी जंप करते हैं वहां पर नीचे उतर आते हैं। मास्टर गू वहां पर आने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर तो सभी लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। इसी के साथ ही वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। जब वहां पर बारिश हो रही होती है तो थोड़ी देर में दिखाते हैं कि स्वर्ड पैलेस के सभी लोग एक दूसरे को खुद ही मार डालते हैं, और ये देखकर मास्टर मार्क कहता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरे सभी के सभी लोग मर कैसे गए। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ बीस्ट का किया धरा है, इसी बीस्ट ने यहाँ पर इन सभी लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया है। लेकिन ये किस किस्म का क्रीचर है, क्या ये रियल है? तो वो कहता है कि तुम हो क्या चीज। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन गोल्डी से कहता है कि गोल्डी मेरे पास है, और साथ ही उसे बताता है कि ये एक मिथिकल क्रीचर है जो कि सॉलिटरी बैम्बू जंगल के अंदर रहता है और उसका प्रोटेक्टर है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उठकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। मास्टर मॉक भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो मर गया था, ये फिर से यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, लगता है कि अभी तक मरा नहीं था। और हमारा हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है। जब वो उठकर खड़ा हो जाता है इसी के साथ ही वहां पर वो हंसना शुरू कर देता है और उसकी आंखें भी डीमन की तरह वहां पर चमक रही होती हैं। मास्टर मॉक कहता है कि ये बिल्कुल बदल गया है, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर इसे इन्फानी मिलने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो जख्म लगे होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर बड़ा सा कट जो होता है वो भी हील हो जाता है। तो मास्टर मॉक इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से भागना होगा, मुझे इसके करीब नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमारा हाजिन इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकलती है। इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी होती है कि वो एक टॉर्नेडो की तरह ऊपर आसमान की तरफ जाती है और सभी लोग जो देखकर दंग रह जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी इस लड़के से कैसे निकल सकती है। और हमारा हाजिन जो होता है फिर से हवा में उड़ना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को भी अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मेरी मार्शल आर्ट जो है थोड़ी देर पहले तुमने देखा वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं। और साथ ही वो फिर से वहां पर अपनी बड़ी तलवार को पकड़कर छोटी तलवारों को वहां पर की से कंट्रोल करता है और सभी को
को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हेलिश स्वर्ड टेक्निक क्या होती है, की मदद से यहाँ पर स्वर्ड को कंट्रोल कैसा किया जाता है। और जैसे ही वो तलवारें जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, उनके साथ बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी होती है। तो मास्टर मार्क को भी पता होता है कि वो यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही चिल्लाते चिल्लाते उसकी बॉडी वहां पर से डिस्पर्स हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी हाक भी नहीं बचती। कि हमारा हाजिन वहां पर उस सारे केओस के सेंटर में खड़ा होता है। डोंगपिल और मास्टर गू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही मास्टर गू कहते हैं हमने यहाँ पर इस ब्लड बैथ के अंदर जहाँ पर पानी और खून मिक्स हो चुके थे, इस पानी के दरिया के अंदर हमने यहाँ पर एक लोटस फ्लावर को ब्लूम होते हुए देखा, एक नया लोटस फ्लावर जहाँ पर ब्लूम कर चुका है। तो फाइनली यहाँ पर हमारे इस कॉन्टिनेंट में हमें यहाँ पर एक और डीमन किंग मिल चुका है, एक और डीमन किंग यहाँ पर अपीयर हो चुका है, एक और डीमन किंग पैदा हो चुका है। मास्टर गू इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और वहां पर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो रिस्पेक्ट उसे दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि ये फ्यूचर का डीमन लॉर्ड बन सकता है। तो बाकी के सभी सोल्जर्स भी उसके सामने वहां पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर मार्क को हरा देता है और साथ ही वहां पर वो अपने लिए अल्टीमेट डीमन राम को भी अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर गू, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो वो कहता है कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसे यहाँ पर शायद पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, इसी वजह से प्लीज हमें माफ करिएगा, हम लोग लेट हो गए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो इसी के साथ तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब उठकर खड़े हो जाओ। मास्टर गू से कहता है क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे, मैं सबसे बेस्ट, मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। इसी के साथ उसकी बॉडी की तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेप में होती है और साथ उसकी बॉडी के ऊपर जितनी इंजरीज होती हैं वो सारी की सारी हील हो चुकी होती हैं। तो वो कहता है कि इसकी रीजनरेशन एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने की वजह से इसकी इननेट एनर्जी जो थी वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई और इसकी कोर एनर्जी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से तेजी से अपने आप को हील कर पा रहा है। तुम्हारा हाजिन वहां पर अपनी फॉक्सी के पास खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ऊपर से यार इस फॉक्सी को तो देखो, ये पहले से कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, लास्ट टाइम मैंने इसे देखा था ये बहुत ज्यादा छोटी थी। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे वहां पर कंग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने अल्टीमेट डीमन राम को अचीव कर लिया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मैं कुछ ज्यादा ही लकी था। तो मास्टर गू से कहता है कि तुम सिर्फ लकी नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पर एक स्टेप और ज्यादा क्लोजर हो गए हो एक सक्सेसर बनने के लिए, अब तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर सक्सेसर बन सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मास्टर गू से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी बात को गलत समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। हमारा हाजिन उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लगता तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। हमारा हाजिन उसे कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, मैंने यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के मास्टर मार्क को तो मार दिया, लेकिन उनका जो सक्सेसर है वो अभी तक जिंदा है, उसका नाम सोहा है और उसको मैंने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। तुम जाकर उसको अपने लिए लेकर जा सकते हो, जाकर उससे इंटेरोगेशन कर सकते हो, वो तुम्हारे काम आएगा। तो मास्टर गू से कहते हैं ठीक है यंग लॉर्ड। फिर साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहीं पर करीब की ब्रांच में रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हारा हाजिन आगे बढ़ता है और पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च क्या तुम यहाँ पर किसी नियर बाई ब्रांच को जानते हो, मुझे वहां पर ले चलो, मुझे वहां पर जाकर रेस्ट करनी है। तो मास्टर ग्योंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर नियर बाई ब्रांच में क्यों जाना चाहता है, मेरी फैमिली में क्यों नहीं जाना चाहता, मेरी फैमिली में भी जाकर रेस्ट कर सकता है। और इसी के साथ हमारा हाजिन उनके साथ वहां पर से चला जाता है, जबकि मास्टर गू वहां पर सोच रहे होते हैं मुझे लगा था कि ये मेरी तरह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये मेरी तरह रहा है, क्योंकि कभी ये मेरी तरह हो सकता था लेकिन अब ये बदल चुका है। अब ये यहाँ पर बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है डीमन एम्परर बनने के, ये डीमन एम्परर का सक्सेसर बनने के करीब पहुंच चुका है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ह्यूमनली डीमन डिवाइन कर्ल की यांसू ब्रांच का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर जाकर रेस्ट करने वाला है। तो इस जगह के ऊपर जाकर हमारा हाजिन अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेडिटेट करने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर जो मुझे अभी अभी यहाँ पर मिली अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने की वजह से स्टेबिलाईज किया जा सके। उस एनर्जी को स्टेबिलाईज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये एनर्जी जो है जो मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी और मैं इस एनर्जी को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर ग्योंग जो होते हैं वो उसे कहते हैं डोंगपिल से, डोंगपिल मुझे बताओ कि तुम थर्ड यंग मास्टर को कब से जानते हो। तो डोंगपिल कहता है कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो वो कहते हैं लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम दोनों के दरमियान में 2 साल का ताल्लुक है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों के दरमियान तकरीबन 10 साल का ताल्लुक है। तो डोंगपिल कहता है कि यंग मास्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बार उन्होंने मेरी जान भी बचाई है, यहाँ पर इसी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो काफी अलग है। तो मास्टर ग्योंग उसे कहते हैं कि तुम दोनों के दरमियान में मुझे जो रिलेशनशिप है वो किसी नौकर या मालिक का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक अलग ही रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से थर्ड यंग मास्टर तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा करता है। इसके साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूँ, अब जबकि हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम दोनों जाकर फाइट करें, क्या तुम मेरे साथ एक बुढ़े आदमी के साथ फाइट करना चाहोगे। तो डोंगपिल कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इस बात से काफी खुशी होगी। और इसी के साथ ही वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो मास्टर ग्योंग जो है वो यहाँ पर इसे पॉइंटर्स देना चाहते हैं, वो उसे बताना चाहता है कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही खास तलवार अपने हाथ में लेकर खड़े हो, लेकिन तुम इस साइलेंट किंग स्वर्ड की कंप्लीट एनर्जी को निकाल नहीं पा रहे। तो वो यहाँ पर उसे एक मिसाल
देकर समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने वहां पर मास्टर मार्क को फाइट करते हुए देखा था, मास्टर मार्क के हाथ की तुमने तलवार देखी थी। डोंगबिल कहता हाँ मैंने वो तलवार देखी थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल तलवार थी, लेकिन नॉर्मल तलवार के साथ वो इतने पावरफुल अटैक कर रहा था कि वो थर्ड यंग मास्टर की एक डिवाइन लेवल की तलवार के सामने उसके अटैक टिक पा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारी तलवार की एनर्जी का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सी तलवार है, इस बात का फर्क पड़ता है कि हम उस तलवार को कैसे यूज करते हैं। तो मास्टर ग्योंग उसे यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद हमारे डोंगबिल को ये बात समझ आ जाती है और उसे समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर कैसे अटैक करे जिसकी वजह से वो तलवार की एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इनकी काफी सारी बातों को स्किप करूंगा क्योंकि बोरिंग बातें हैं, तो ये सारी की सारी मैंने आपको थोड़े सेंटेंस में ही समझा दी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है। हमारा हाजिन जो होता है अपनी मेडिटेशन कंप्लीट कर लेता है और तीनों अंदर बैठकर पी रहे होते हैं और तीनों वहां पर जब बैठकर पी रहे होते हैं तो हमारा हाजिन काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो कहते हैं हम सभी लोगों ने अच्छा काम किया। हाजिन कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा बोर कर दिया। तो मास्टर ग्योंग से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जब यहाँ पर नहीं थे तब मैं और डोंगबिल हम दोनों यहाँ पर काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे, हम दोनों ने स्पार की जिससे हम दोनों को काफी कुछ नया सीखने को मिला है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि पैट्रियट मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करूंगा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, प्लीज मेरे नीचे काम करो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ग्योंग काफी हैरान होते हैं और उसे कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनूं। तो हाजिन कहता है कि हाँ ये तुम समझ सकते हो ऐसा ही। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं लेकिन मेरे दो सवाल है, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो। तुम्हारा हाजिन से कहता है हाँ क्यों नहीं पूछो ना। तो उससे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ तो फिर क्या होगा। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि रिजेक्ट करने पर तुम्हें क्या मिलेगा। तो मैं तुम्हें साफ साफ यहाँ पर बताता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ पर रिजेक्ट करते हो तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, यहाँ पर से अपने घर जा सकते हो और उसके बाद दोबारा मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ना ही कभी तुम्हें यहाँ पर अपना साथी बनने के लिए कहूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो फिर यहाँ पर मैं जहाँ पर तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला और बदले में तुम यहाँ पर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। हमारा ये जो रिलेशनशिप होगा वो इसी तरह का होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई ऑर्डर्स नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करूंगा। दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो एक मास्टर और एक नौकर का बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मास्टर ग्योंग उसे कहते तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे। तो मास्टर उसे कहते हैं तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। तो हाजिन कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि जहाँ पर तुम यहाँ पर से जा सकते हो, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, तुम रात यहाँ पर रुको और फिर अपने घर वापस चले जाओ। हाजिन उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारा दूसरा सवाल कौन सा है। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी यहाँ पर पहले ही दे दिया है, मैं तुमसे यही पूछने वाला था कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इतनी जल्दी मान गए, लेकिन तुम्हारा बेटा वो यहाँ का 6 यंग मास्टर है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो भी तो यहाँ पर सक्सेसर की फाइट में है। तो मास्टर उसे कहता है कि तो तुम्हें पता है कि सक्सेसर की फाइट में यहाँ पर कितनी ज्यादा ब्लड बैथ होने वाली है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, तब जाकर कोई एक सक्सेसर चूज होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर तुम सक्सेसर की फाइट में हो तब तुम मेरे बेटे को यहाँ पर उसके ऊपर इजी आना, क्योंकि मेरा बेटा मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो कभी भी यहाँ पर सक्सेसर नहीं बन पाएगा, वो इस लायक नहीं है कि वो तुमसे आगे निकल सके। ऊपर से फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को हराना तो उसके बस की बात ही नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जब भी कभी यहाँ पर ये मौका आए सभी यंग मास्टर्स आपस में फाइट करे, तुम्हें मेरे बेटे को बचाना होगा। इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। उसी के साथ ही मास्टर ग्योंग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं तो फिर आज के बाद से हम दोनों के एक साथ मिलकर काम करने के नाम मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ। आज के बाद से मैं तुम्हें अपना लॉर्ड मानता हूँ, आज के बाद से तुम मेरे लॉर्ड हो। के बाद से मैं ग्योंग फैमिली का पैट्रियार्च इस बात की कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं एक ही लॉर्ड को फॉलो करूंगा और वो लॉर्ड तुम होने वाले हो। तुम्हारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर जो मुझे लॉर्ड कह रहा है इसका मतलब यह है कि इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आज के बाद से मुझे ही सर्व करने वाला है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं भी आज के बाद से तुम्हारे साथ, देखिए तुम्हें मेरे साथ काम करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं होने वाला। और यहाँ पर मास्टर ग्योंग जो होते हैं वहां पर हमारे हाजिन के साथ डील कर लेते हैं और उसे अपना मास्टर मान लेते हैं और हमारा हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक नया अलायंस का साथी मिल गया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर को आकर रिपोर्ट दी जाती है। मास्टर गू से आकर सारी बात बताते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि वहां पर उसने स्पेशल राम को अचीव कर लिया, यानी अल्टीमेट डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लिया और वो नया डीमन किंग बन गया है। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ऐसे ठीक 10 दिन पहले डिमोनिक जजमेंट पवेलियन ने मुझे इस बारे में बता दिया था, मुझे एक हिंट मिल गया था कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो मास्टर गू वहां पर सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब यह है कि मास्टर को पहले से यहाँ पर पता चल चुका था। साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितने साल हो गए हैं। तो वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पर 26 साल हो गए हैं। तो डीमन एम्परर से कहता है काफी ज्यादा अरसा हो गया, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर पीनल ला हाल के कितने अरसे से मास्टर हो। तो वो कहता है पिछले 10 साल से मैं यहाँ का मास्टर हूँ। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ
यहाँ पर तुम्हारी जेल में पहले एक दो बार आ चुका हूँ, वहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर तो बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की तरह, और तुमने इसको सबको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो मास्टर गूग से कहता है कि सर इतना भी स्पेशल नहीं है। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने टैलेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद मास्टर गूज होते हैं काफी हैरान होते हैं, साथ ही वो खुश भी होते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्परर ने उसकी तारीफ किया। फिर साथ ही कहा जाता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को शार्ट करूंगा क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अब अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के बाद उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो अपग्रेड हो चुकी है और उसकी डिमोनिक एनर्जी भी अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन उसकी जो स्पेशल टेक्निक जो पहले वाली थी हाजिन वाली, यानी कि उसकी जो अपनी जो असैसिन किंग की टेक्निक्स थी वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है अब, क्योंकि उसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी है। इसी वजह से हमारा हाजिन जो है अपनी फुटवर्क टेक्निक को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहा और दूसरी पंचेस टेक्निक को भी वो ठीक तरह से लैंड नहीं कर पा रहा। तो वो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्योंकि ये अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे डिमोनिक कार्ड्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, मेरी पुरानी टेक्निक्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो था अपने पुराने हाजिन की अल्टीमेट टेक्निक्स को वहां पर छोड़ देता है, उसकी फुटवर्क टेक्निक को छोड़ देता है और साथ ही सोच रहा होता है कि डीमन एम्परर से जाकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डीमन एम्परर यहाँ पर मुझे नई टेक्निक्स दे सकता है जिन टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को दोबारा से बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि उस फाइटिंग के दौरान जब मैंने वेस्टवर्ल्ड पैलेस के वाइस मास्टर के साथ फाइट कर रहा था वहां पर मेरी जो फुटवर्क टेक्निक्स थी वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी। हमारा हाजिन जो होता है जहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो जानसू ब्रांच का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पैट्रियार्च उससे मिलने के लिए आती है। वो एक मैट्रियार्च होती है क्योंकि वो एक औरत होती है और एक फैमिली की पैट्रियार्च होती है, इसी वजह से उसे मैट्रियार्च कहा जाता है। तो ये 1000 ट्रेजर गोल्डन फैमिली की मैट्रियार्च होती है, तो वो उससे मिलने के लिए आती है। तो हाजिन कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। और दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब वो लोग वहां पर अंदर बैठे होते हैं हमारा हाजिन जो होता है उसके साथ खड़ी हुई सियोरिन को देखने के बाद कहता है कि जी बेवकूफ लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो मैट्रियार्च उसे कहती है कि सियोरिन मैं यहाँ पर उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि जोक्सा फैमिली में बहुत ही बुरा हुआ, जोक्सा फैमिली के लोग फेल हो चुके हैं, वो सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में और ऊपर से उन्हें पॉइजन दे दिया गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली हो। कहती है हाँ मैं इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली हूँ। और इसी के साथ वो डायरेक्टली उसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम जोक्सा फैमिली को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उनको इस्तेमाल करने वाले थे। तो हाजिन कहता है कि इसने तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कर दी, तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी यहाँ पर डायरेक्टली बात करनी चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा करने वाला था और उनको यूज करने वाला था अपने मकसद के लिए, लेकिन अब जबकि स्वर्ड पैलेस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है तो फिर यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैट्रियार्च अब जबकि तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम जोक्सा फैमिली को सपोर्ट करने वाली हो अपनी फाइनेंसिस के साथ, उसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से जोक्सा फैमिली के ऊपर राज कर सकता हूँ। हाजिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया, तुम एक बेकार सी फैमिली के ऊपर पैसे क्यों खर्च करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इस बच्ची को देखा, ये बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है और ये अपनी फैमिली को दोबारा से राइज करवाना चाहती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस लड़की को नेक्स्ट पैट्रियार्च की पोजीशन देने के बारे में सोचा है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करूंगी, अपने कुछ पैसों के साथ इनकी फैमिली को सपोर्ट करूंगी और उसके बाद ये लड़की खुद ही अपनी फैमिली को संभाल सकती है। तो हाजिन उसे कहता है फिर तो ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई ना कि यहाँ पर इसका मतलब यह कि तुम जोक्सा फैमिली को दोबारा से राइज करवाओगे और मैं जोक्सा फैमिली को दोबारा से यूज कर सकता हूँ। और जहाँ पर ये दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं। डील खत्म होने के बाद हमारा हाजिन बाहर निकलता है। जब हमारा हाजिन बाहर निकलता है तो ग्योंग पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा। हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये औरत काफी ज्यादा कमीनी है, उसने यहाँ पर मेरे साथ जो डील की है मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ क्या डील कर दी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर जोक्सा फैमिली में से 3rd हिस्सा मिलेगा, यानी कि मैं उनके 3rd आर्मी को यूज कर पाऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। तो मास्टर ग्योंग उसे कहता है कि बताओ कि हमें यहाँ पर बदले में क्या करना है। हाजिन कहता है कि बदले में यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें उन सभी की पॉइजन को रिमूव करवाना होगा, क्योंकि उन सभी की बॉडी के अंदर एक स्पेशल पॉइजन है। वर्ल्ड पैलेस के लोग जो थे वो एक स्पेशल पॉइजन को लेकर आए थे, उस स्पेशल पॉइजन का एंटीडोट हमें ढूंढना होगा। अगर हम उस एंटीडोट को ढूंढकर जल्दी से जोक्सा फैमिली के लोगों को नहीं देते तो जो हिस्सा मुझे मिलने वाला वो सारे का सारा हिस्सा वहीं पर मर जाएगा, यानी कि वो सभी लोग जिनको मैं अपनी आर्मी बनाकर यूज करने वाला हूँ वो सभी पॉइजन से ही मर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक फेयर डील है, क्योंकि यहाँ पर उसका एंटीडोट ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर वो इतना आसान होता तो फिर यहाँ पर मिस पैट्रियार्च जो है वो खुद ही यहाँ पर इस पॉइजन को खुद से हासिल कर सकती थी। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मुझे उन सभी लोगों को हील करना होगा, वो सभी पॉइजन लोग हैं उनको हील करना होगा। एक बार वो सब लोग हील हो जाएंगे उसके बाद वो सभी लोग मेरा कहा मानेंगे, क्योंकि मैं उन सभी को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मास्टर ग्योंग से कहते तो फिर तुम यहाँ पर जोक्सा फैमिली पर गिव अप क्यों नहीं कर देते, तुम्हारे पास मेरी फैमिली तो है ना, हमारी पूरी ग्योंग फैमिली तुम्हारा साथ देगी, जहाँ पर भी तुम कहोगे हम लोग वहां पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर 7 फैमिलीज में इंटरफियर नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली और इसके अलावा किसी भी दूसरी फैमिली में जाकर इंटरफियर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे जो मसला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 फैमिलीज को कंट्रोल करना सिर्फ इतना मेरे लिए काफी है, वरना डीमन एम्परर को पता चल जाएगा। और हाजिन कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर एंटीडोट ढूंढने वाले हैं
है तो मैं तुम्हारी ग्योंग फैमिली को यहाँ पर ऑर्डर देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें अपनी सीकिंग गार्ड्स को यहाँ पर यूज करना होगा। उन लोगों ने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो हमें हाउ फैक्शन का दिखाया जाता है। तो हाउ फैक्शन का जो वाइस मास्टर होता है उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर असैसिनेशन का काम किया करती थी, जिनमें डार्क ट्रियो स्क्वाड, आफ्टरवर्ल्ड सोसाइटी और साथ में स्लॉटर पवेलियन के लोग हैं, उन तीनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने डाउन कर दिया। वो तीनों की तीनों बंद हो चुकी हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि स्लॉटर पवेलियन के लोगों को कौन यहाँ पर हरा सकता है। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। कहा जाता है कभी साउथ में यहाँ पर उनके पास एक ऐसा असैसन हुआ करता था जिसे यहाँ पर असैसन लॉर्ड कहा जाता था। वो काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से स्लॉटर पवेलियन काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन किसी ने यहाँ पर रातों रात तीन बड़ी फैक्शंस को यहाँ पर हरा दिया। इसका मतलब यह है कोई यहाँ पर इन सभी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है। उस सेक्टर का वाइस मास्टर जो होता है वहां पर सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि बैगर सेक्टर के लोगों ने ये काम किया हो, क्योंकि बैगर सेक्टर के लोग जो है वो इन लोगों के साथ हमेशा दुश्मनी में रहते हैं। बैगर सेक्टर के लोग जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए ये किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लिए तीन सेक्टर्स को एक ही रात में यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं। असल में हाउस सेक्टर के वाइस मास्टर को इस बात के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर स्लॉटर पवेलियन के लोगों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है ताकि वो लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हाउस सेक्टर जो होता है इनका असल मकसद ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। जिस तरह से हमने रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट में देखा था, वहां पर भी हाउ फैक्शन के लोग थे जो कि इन्फॉर्मेशन की रद्दोबदल करते थे, वो इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। इसी के साथ ही वाइस मास्टर जो होता है अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे लिए सारे के सारे पेपर्स लेकर आओ। क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले यहाँ पर असैसिन किंग को मारने के लिए कुछ टीम्स को वहां पर भेजा गया था, मुझे वो सारे पेपर्स चाहिए। तो वो बंदा उसके लिए पेपर्स लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे लगा ही था असैसिन किंग को मारने के लिए जिस टीम को वहां पर साइन किया गया था और जो ऑर्गेनाइजेशन उस फाइट में, उस परसुएट में हिस्सा लेने के लिए गई थी, जिन्होंने असैसिन किंग को मारने की कोशिश की थी और जिन्होंने असैसिन किंग को मारने की अटेम्प्ट की थी, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर असैसिन किंग जिंदा होकर वापस आ गया और वो यहाँ पर अपनी मौत का बदला ले रहा है। इसी वजह से उसने तीनों सेक्टर्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी के साथ एक और बंदा भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कि वाइस मास्टर एक और बुरी न्यूज है, मुझे यहाँ पर पता चल गया ये सब कुछ इसने किया। हमारे खबरी ने बताया कि डीमन कल्ट के लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, डीमन कल्ट के लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। जब किसी के साथ ही उससे साइड के ऊपर से आवाज आती है। हाजिन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो ये मेरा काम है, ये सब कुछ मैंने किया है। तो वो साइड के ऊपर देखते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब ये बंदा यहाँ पर से कहां पर आ गया। तो वो उनकी खिड़की के अंदर बैठा होता है। तो जहाँ हाजिन बैठा होता है वहां पर उनसे कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये सब कुछ मैंने किया है। हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि तुम्हारी हाउ फैक्शन का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर किसी बैक एली में होगा, किसी बहुत ही छुपी हुई जगह के ऊपर होगा, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर इस बाजार के बीचों बीच यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब इस बात का कोई डर नहीं रहा कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे पास से आकर इन्फॉर्मेशन लीक करवा सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पीछे काफी पावरफुल बैकग्राउंड सपोर्ट देने वाला कोई बंदा है। लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ ही अर्जुन से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मुझे तुमसे कोई काम करवाना है। तब किसी के साथ ही वाइस मास्टर का साथी अपनी तलवार निकालता और कहता है कोरो तुम चलो जल्दी से बताओ, जबकि उसका वाइस मास्टर से रोक देता और कहता है कि रुक जाओ, अब हम सभी लोग यहाँ पर ग्रेट माउंटेन्स में यानी डीमन कल्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा कोई काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं डीमन कल्ट से ही हूँ। और इसी के साथ उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे। तुम्हारा हाजिन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सियोर यांग है। जैसे वो उसे ये नाम बताता है, इसी के साथ ही वाइस मास्टर से वहां पर ग्रीट करता है और कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरे साथी को आपके बारे में नहीं पता था, आप तो डिवाइन डीमन कल्ट के डीमन एम्परर के 3rd यंग मास्टर हैं। हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुना था कि हाउ फैक्शन के लोगों के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि वाकई में तुम्हारे पास काफी सारी जानकारी है। तुम्हें तो मेरे बारे में पता है कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर का 3rd यंग मास्टर हूँ। हाजिन उसे कहता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट के ऊपर आऊंगा। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के काफी ज्यादा करीब हो, इसी वजह से तुम्हारी रूट जमा अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के साथ मिलती है। इसी वजह से मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर स्लॉटर पवेलियन के काफी ज्यादा करीब हो। मुझे पता है कि तुम्हारे उनके साथ ताल्लुकात थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इसके साथ ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करनी है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ पर टैंक क्लैन से कोई चाहिए। तुझे बात सुनने के बाद वो उसे कहता है क्या टैंक क्लैन, और इसी के साथ हमारा हाजिन उसके सामने पैसों की थैली फेंकता और कहता है तुम लोग इसी तरह काम करते हो ना, तुम्हें यहाँ पर पैसे देंगे और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मुझे यहाँ पर टैंक क्लैन के किसी मास्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट बना सकता हो। तो इसी के साथ ही वाइस मास्टर जो होता है उस थैली को उठाता है और उसके सामने वापस करते हुए कहता है थर्ड यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, हमारी हाउ फैक्शन जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम लोग शीचुआन की टैंक फैमिली के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि टैंक फैमिली सदियों से पॉइजन के साथ डील करती आई है और पॉइजन बनाने के वो लोग एक्सपर्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके खिलाफ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेची है तो वो हम सभी को मार डालेंगे, हमारी फैक्शन बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी रकम थी। जबकि दूसरी तरफ से वाइस मास्टर सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर टैंक
फैमिली खतरनाक है, दूसरी तरफ से डीमन कल्ट भी खतरनाक है। अगर मैंने जहाँ पर इसको ना कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारी हाउ फैक्शन बहुत ही बड़ी मुसीबत में बढ़ चुकी है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर इस बारे में सोच रहे हो कि शिचुआन की टैंक फैमिली तुम्हारे खिलाफ रिटालिएट करेगी और तुम सभी को मार डालेगी, लेकिन अगर मैं तुमसे इस बात का वादा करूं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा चाहे कुछ भी हो जाता है, चाहे ब्लीड स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग या फिर दूसरी तरफ से ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोग ही तुम्हारे पर अटैक करने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, क्या तभी तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे? तो वो कहता है नहीं सर, हम लोग यहाँ पर इस तरह से काम नहीं करते। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यार तुम्हें यहाँ पर मनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इस बात को रहने देते हैं। हाजिन जो होता है उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस बात को छोड़ ही देते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेकर आया हूं, और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने कुछ लेजर्स ले आता है। उन लेजर्स को लाने के बाद से कहता है जरा देखो तो यहाँ पर क्या है। हाजिन कहता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं स्लॉटर पवेलियन से लेकर आया हूँ और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर तो हाउ फैक्शन का नाम लिखा हुआ है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों के ये काफी ज्यादा काम के होंगे। ये बात सुनने के साथ ही वाइस मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स कहां से आए? तो हाजिन कहता है कि बस मेरे पास आ गए, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे या फिर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों के पास भिजवा दूं? तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूं, यहाँ पर हमें जो काम दिया है मैं वो काम कर दूंगा। हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें जल्दी से जल्दी हमारे काम को खत्म करना होगा। टैंक फैमिली में से किसी हाई रैंक के ऑफिशियल को पकड़ो जो कि यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट बना सकता हो, जितना बेहतर है उतना ज्यादा अच्छा है। हाजिन जो होता है वहां पर उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने के बाद टैंक फैमिली से एक हाई रैंक के ऑफिशियल को पकड़ता है, उसे बंदी बनाकर जोक्सा फैमिली में ले आता है। तो जोक्सा फैमिली में से बांधकर उसने रखा होता है, जब किसी के साथ ही मैट्रियाज उसके पास खड़ी होती है। मैट्रियाज उसे कहती है कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली से किसको उठाकर ले आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम्हें यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट चाहिए ना। अब जबकि यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के लोग टैंक फैमिली के पास से ही यहाँ पर वो पॉइजन लेकर आए थे, तो ये एंटीडोट भी वही बनाएंगे ना। मैट्रियाज उसे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट कमीज चाहिए, तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने कोई बहुत ही बड़ा गलत फैसला कर लिया। तुम जिस बंदे को उठाकर ले आए हो यहाँ पर शिचुआन टैंक फैमिली के जो पैट्रियार्च है उसका छोटा भाई है। अगर तुझे यहाँ पर इस बारे में पता चलता है कि डिवाइन डीमन कल्ट की जोक्सा फैमिली में उसके भाई को बंदी बनाकर रखा गया है, तो वो तो यहाँ पर जंग छेड़ देंगे। हाजिन उसे कहता है तो फिर और भी ज्यादा अच्छी बात है कि जो पैट्रियार्च का छोटा भाई है तो फिर ये काफी ज्यादा काबिल होगा यहाँ पर एंटीडोट बना सकता है। के साथ ही मैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बंदे को मना सकते हो? टैंक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट लिप्स वाले होते हैं, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि टैंक फैमिली का जो मोटो है वो क्या है? टैंक फैमिली का मोटो ये है, ये लोग कहते हैं कि अगर कोई एहसान करे तो 10 गुना वापस करो, अगर कोई यहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे 10 गुना बुरा करके वापस करो। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम टैंक फैमिली के लोगों का ये मोटो है, लेकिन मेरा मोटो इससे काफी ज्यादा अलग है। अगर कोई मेरे पर एहसान करता है तो अच्छी बात है, अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं उसे 100 गुना वापस करता हूँ। साथ ही वो मैट्रियार्च से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को मेरे पर छोड़ दो, मैं इसका मुंह खुलवा लूंगा। जबकि मैट्रियार्च से कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसके पास से एंटीडोट ले पाओगे। हाजिन कहता है कि मेरा तरीका कुछ ज्यादा क्रूल और बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं वो तुम्हें दिखा नहीं सकता, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर से चली जाओ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक पेपर के ऊपर वो मेडिसिन का तरीका लेकर ले आता है और कहता है कि मैट्रियार्च लो तुम्हारा काम हो गया। पेपर के ऊपर भी काफी सारा ब्लड लगा होता है, तो वो उसे कहता है कि ये लो तो एंटीडोट का फार्मूला है जो कि डीआईटी डिस्ट्रक्शन पॉइजन के लिए है, मैंने उसे जिंदा रखा हुआ है ताकि हम लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर सके कि एंटीडोट वाकई में काम करता है या नहीं। अब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से डोंगपिल निकल कर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने जोक्सा फैमिली की जितनी तलवारें थी उन सभी को यहाँ पर साफ कर दिया, उनके ऊपर जितनी धूल मिट्टी और जितना भी जंग लगा था वो सारा उतार दिया है। तो मैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर उनकी तलवारों को क्यों ठीक कर रहे हो? हालांकि वो लोग अभी यहाँ पर उठने वाले भी नहीं है और उन्हें काफी टाइम लगेगा एंटीडोट के बाद भी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर उनकी तलवारें ठीक करवा रहा हूँ ताकि जब वो उठे और उठने के बाद वो लोग यहाँ पर अपनी तलवारें उठाएं और दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर दें। मैं नहीं चाहता कि पॉइजन मिलने के बाद जब वो एंटीडोट मिलने के बाद ठीक होकर उठ जाए उसके बाद इसी तरह बेकार बिस्तर के पर पड़े रहें और यहाँ पर इस बार में भूल ही जाए कि वो एक तलवारबाज, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। मैट्रियार्च उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बाहर से ही अपने आप को सख्त दिखाते हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो। हाजिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर इसी तरह की बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी लोग आगे जाकर मेरे काम आने वाले हैं, इसी वजह से मैं इनके साथ ये कर रही हूँ। लेकिन मैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। हाजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं हार मान लेता हूँ। फिर साथ ही वहां पर गुड बाय बोलने का वक्त आता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैट्रियार्च प्लीज अगर आप कभी डिवाइन डीमन कल्ट में आए तो वहां पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा। तो मैट्रियार्च उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे बाय बोलने के बाद वहां पर से चल देता है। जबकि मैट्रियार्च वहां पर सोच रही होती है कि मुझे कभी कभी
भी इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अंदर से ऑर्थोडॉक्स है, हालांकि बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ डीमन डिवाइन कर्ल का इंसान दिखाई देता है, क्योंकि डीमन कर्ल के सभी लोग बहुत ज्यादा रुथलेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा रहमदिली भी है। नेक्स्ट डीमन गार्ड पैलेस के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की तारीफें कर रहे होते हैं, और साथ ही वो लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर के ऊपर डीमन लॉर्ड इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना वो थर्ड यंग मास्टर के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से ये भी कह रहे होते हैं कि हमेशा इस तरह की बातें खुले में नहीं करनी चाहिए, वरना कोई भी यहाँ पर इन बातों को सुन सकता है, स्पेशली सेकंड यंग मास्टर जो इस वक्त यहीं पर है। इसके साथ साइड के ऊपर दिखाते हैं कि सेकंड यंग मास्टर वाकई में उनकी बातें सुन रहा था। उसका गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं अभी इनकी गर्दनें काट कर आता हूँ, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है नहीं, शांत हो जाओ, हम यहाँ पर कुछ बेवकूफों की बातों के ऊपर ध्यान क्यों दें जबकि हमारा स्टेटस उनसे बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर डीमन एम्परर से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन डीमन एम्परर इस वक्त थर्ड यंग मास्टर के साथ बात करने में बिजी होती है और यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि डीमन एम्परर से काफी सारे मिशन दे रहे हैं, जबकि फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को आजकल कोई भी मिशन दिया नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उन दोनों की वैल्यू कम होती जा रही है। जबकि सेकंड यंग मास्टर वहीं पर पहुंच जाता है और उसका गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसे रोक देता है और कहता है कि हमें इस जैसे छोटे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो अपना काम करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग जाते हैं दरवाजे के बाहर, डीमन लॉर्ड पैलेस के बाहर जाते हैं, जहां पर 2 गार्ड्स उनसे कहते हैं कि आप लोग कहां पर जाना चाहते हैं। सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं डीमन एम्परर से मिलने के लिए आया हूं, जाओ जाकर उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये बात सुनते ही गार्ड से कहता है कि नहीं, आज उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, आज विजिटिंग क्लोज है, इसलिए आप कल आ जाना। सेकंड यंग मास्टर से पूछता है क्यों, क्या आज कोई खास दिन है जिसकी वजह से आज यहाँ पर उनसे नहीं मिला जा सकता। तो गार्ड्स उसे कहते हैं क्योंकि आज उस वक्त वो थर्ड यंग मास्टर के साथ मीटिंग में बिजी है, वो एक प्राइवेट मीटिंग में, इसी वजह से उन्होंने कहा था कोई भी उन्हें आकर डिस्टर्ब ना करे, इसी वजह से हम आपको रोक रहे हैं। तो सेकंड यंग मास्टर का जो बॉडीगार्ड होता है वो उनसे कहता है कि तुम कम से कम जाकर डीमन एम्परर को इस बारे में इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना कि सेकंड यंग मास्टर उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते, और इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। सेकंड यंग मास्टर गुस्से के साथ सोच रहा होता है कि सियोर यांग फिर से यहाँ पर बीच में आ रहा है, क्या यहाँ पर वो खास इतना हो चुका है कि यहाँ पर वो इस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक बन चुका है। इसी वजह से डीमन एम्परर बार बार उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। मैं यहाँ पर साल में दूसरी बार एम्परर से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन वो यहाँ पर साल में कितनी बार डीमन एम्परर से मिल चुका है। तो वो गुस्से के साथ वहां पर से चल देता है, वो वापस चल पड़ता है। जबकि यहीं पर रास्ते में जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को दिखाते हैं कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो भी उसे वहां पर देख रहे होते हैं और देखते कहते हैं कि ये तो सेकंड यंग मास्टर है। सेकंड यंग लॉर्ड जो कि बाकी सभी लोगों में से काफी ज्यादा शांत दिखाई देता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे अपनी पावर्स को गलत यूज नहीं करना चाहता और सिर्फ टाइम पड़ने पर ही अपनी पावर्स को यूज करता है। लेकिन बाकी सभी लोगों में से जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी में से इसे सक्सेशन की सबसे ज्यादा भूख है। इसे देखकर पता चलता है कि जी यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बहुत ही शिद्दत के साथ बैठना चाहता है, और बाकी के सभी लोग जो है वो इतना ज्यादा कुर्सी के लिए नहीं करते जितना ज्यादा ये करता है। जितना ज्यादा शांत दिखाई देता है ये अंदर से इतना ही ज्यादा उतावला है। सीना में अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर जो होते हैं हमारे हाजिन के लिए एक ड्रिंक बनाते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक स्पेशल वाइन है जिसे जियान नैन जून कहते हैं, जो सिचुआन से आई गई है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसको पीता है और उसे कहता है कि जो काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर साथ ही उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? हाजिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हाजिन डीमन लॉर्ड से यहाँ पर पूछता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम इतनी ज्यादा वाइन पीती हो, क्या तुम्हारा पेट दर्द नहीं होता और तुम्हें हैंगओवर भी नहीं होता? तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तभी पीता हूँ जब मुझे चढ़े, लेकिन जब से मैंने यहाँ पर अल्टीमेट डीमन रा में ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है तब से मुझे चढ़ती नहीं है, चाहे मैं कितनी पी लूं मुझे चढ़ती ही नहीं है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि ये बात है, अल्टीमेट डीमन रा में पहुंचने की वजह से तुम्हारी जो वाइन पीने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से तुम्हें अब चढ़ती नहीं है। तो वहां पर थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कि मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने वहां पर क्या कुछ किया, मुझे सारी बात एक्सप्लेन करो कि तुम स्वर्ण पैलेस के मास्टर के साथ फाइट करने के लिए गए थे, स्वर्ण पैलेस का मास्टर कितना स्ट्रॉन्ग था? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि तुम अपने इंस्पेक्शन को खत्म करने के बाद सीधे वापस क्यों नहीं आए, तुम वहां पर जियोक्सा फैमिली में क्या करने के लिए गए? अब मुझे इस बात को एक्सप्लेन करो, वो भी डिटेल में। तो हाजिन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर से क्या बात डिटेल में बताऊं। तो हाजिन उसे यहाँ पर झूठ मूठ बोल देता है कि जब मैं वहां पर से वापस आ रहा था अपनी इंस्पेक्शन को खत्म करके तो रास्ते में मुझे पता चला कि स्वर्ण पैलेस के लोगों ने जियोक्सा फैमिली को टेक ओवर कर लिया है, तो मुझे वहां पर जाना पड़ा। मैंने जाकर वहां पर उनसे फाइट की, उन्हें हरा दिया। डीमन एम्परर कहता है कि बस इतना ही है। तो हाजिन कहता है कि हाँ बस इतना ही है, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ पर इसकी रियल वजह सुनना चाहता हूँ कि तुम वहां पर जियोक्सा फैमिली में क्या करने के लिए जा रहे थे? हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बंदा हर एक मूव को जानता है, इसे पता होता है कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ और क्या कुछ हो सकता है, हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में से सब कुछ पता होता है। हाजिन कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर सच्चाई के बारे में पहले से पता है तो फिर मैं अभी इसी बात को छुपाऊंगा नहीं, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जब से मैंने अल्टीमेट डीमन रा में ब्रेक थ्रू किया है तब से मेरी मार्शल आर्ट जो है कुछ मार्शल आर्ट्स को मुझे छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे नई मार्शल आर्ट्स की जरूरत है जो कि मेरी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट्स रिकमेंड कर सकते
चुके हो। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम पहले जहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुके हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है। हाचिन कहता है नहीं, वो बेहतर नहीं है, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स जो है वो तकलीफ दे रही थी, जिसकी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। साथ ही डीमन एम्परर से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा तुम्हारे साथ स्पार करके, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जहाँ पर रीजन क्या थी। तो इसी के साथ हमारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे एक सपना आया था, उस सपने में मुझे दिखाया गया था कि मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और ह्यूमनली राइटियस लाइंस दोनों को बर्बाद करना होगा, इन्हें कंप्लीटली एनाइलेट करना होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर जियोक्सा फैमिली में गया था ताकि जियोक्सा फैमिली की मदद ले सकूं। तो डीमन एम्परर से कहता है कि यही वजह है कि तुम ग्योंग फैमिली और जियोक्सा फैमिली दोनों फैमिलीज को अपने साथ मिलाना चाहते हो ताकि तुम्हें पावरफुल फोर्सेस मिल सके, ताकि तुम यहाँ पर एक वार स्टार्ट कर, क्योंकि वार के लिए यहाँ पर सोल्जर्स की जरूरत होती है। अगर वार स्टार्ट करनी है तो फिर तुम्हें सोल्जर चाहिए होंगे ताकि तुम ह्यूमनली राइटियस अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर सको। हालांकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे खिलाफ है, यानी कि दोनों ही हमारे दुश्मन है, लेकिन अभी तक जंग नहीं हुई। कितने साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी इनके साथ वार नहीं हो पाई। क्या तुम इसकी वजह जानते हो? क्योंकि हम सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर पहले तो उनको इतनी ज्यादा नफरत से नहीं देखते थे, लेकिन जब से तुम यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के फर्स्ट एल्डर से मिले और तुमने उसको मारा, उसके बाद से अब तुम ह्यूमनली राइटियस अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? तो हाचिन कहता है क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा नफरत करने की वजह भी नहीं है, क्योंकि बाकी के सभी कल्ट मेंबर्स भी तो उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी तुम करते हो। फिर साथ ही वो उठकर चलना शुरू करता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछता, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल वजह हो सकती है कि तुम उनसे क्यों नफरत करते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने शीचुआन की टैंक फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा हार्श नहीं है? तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है। जियोक्सा फैमिली में जो कुछ भी हुआ उस सब में टैंक फैमिली के लोगों का भी किरदार था। उन स्वर्ड पैलेस के लोगों ने पॉइजन लिया था और वो पॉइजन टैंक फैमिली से आया था, और टैंक फैमिली के लोगों ने जब उन्हें पॉइजन सप्लाई किया तो इसका मतलब यह है कि वो भी इसमें उतने ही ज्यादा भागीदार हैं। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर जियोक्सा फैमिली को बर्बाद करने वाला था, मैं जियोक्सा फैमिली को एलिमिनेट करने वाला था, यही मेरा प्लान था। तुम्हारा हाचिन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? डीमन एम्परर से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मुझे जियोक्सा फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना था स्वर्ड पैलेस के हाथों से। स्वर्ड पैलेस के हाथों से जियोक्सा फैमिली जो बर्बाद हो जाती तो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरा प्लान कामयाब हो जाता। मुझे जियोक्सा फैमिली को यहाँ पर से रास्ते से हटाना था, लेकिन तुमने बीच में आकर मेरे प्लान को फ्लॉप करवा के तुमने जियोक्सा फैमिली को बचा लिया। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है लेकिन ये तो यहाँ पर तो एक वार हो जाती है, अगर जियोक्सा फैमिली को आकर स्वर्ड पैलेस के लोग जियोक्सा फैमिली को बर्बाद कर दे तो इससे तो यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि स्वर्ड पैलेस के खिलाफ हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तो एम्परर उसे कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी जियोक्सा फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही डीमन कल्ट यहाँ पर उनके साथ जंग छेड़ देता? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर तुमने ह्यूमनली राइटियस अलायंस के फर्स्ट एल्डर को मार दिया तो क्या राइटियस अलायंस के लोगों ने जंग छेड़ दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुमने स्वर्ड पैलेस के सेकंड वाइस पैलेस मास्टर को मार दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि जंग छिड़ गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि जंग छेड़ने के लिए क्या जरूरी है? एक चिंगारी की जरूरत होती है। जंग छेड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। तुम्हें सही समय के ऊपर सही इंसान को मारना होता है, तब जहां पर जंग छिड़ती है। तो हाचिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? डीमन एम्परर से कहता है कि मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, तुम जहां पर जनरल इंस्पेक्टर बनकर 7 बड़ी फैमिलीज को इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे, अगर वहां पर स्वर्ड पैलेस के लोग तुम्हें मार डालते तो फिर डिवाइन डीमन कल्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था, स्वर्ड पैलेस के खिलाफ हमें जंग करना पड़ती। हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं वहां पर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा था जनरल इंस्पेक्टर बनकर, अगर मैं वहां पर मर जाता तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ओहदे को चैलेंज किया गया और उसके बाद तुम वहां पर जंग छेड़ देते। इतना ह्यूमनली राइटियस अलायंस का जो फर्स्ट एल्डर था उसका कोई मूल्य नहीं था, वो बेकार इंसान था, यहाँ पर उसकी कीमत कोई भी नहीं थी। इसी वजह से उसके मरने के साथ राइटियस ह्यूमनली अलायंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डीमन एम्परर से कहते हैं वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तुमने हमारे प्लान को फ्लॉप कर दिया जियोक्सा फैमिली के को बचाकर, जो भी हम जियोक्सा फैमिली के साथ करने वाले थे। हाचिन कहता है तो फिर ये मेरी गलती है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए पे बैक करूंगा। यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि तुम यहाँ पर इसको रिपे कैसे करने वाले हो? तो हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तीनों बड़े सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तुम्हारी डिवाइन कल्ट के बाहर 3 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं, तो मैं उन तीनों सेक्टर्स को ब्रिंग डाउन करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही टाइम कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम ये कैसे करोगे? तुम्हारा हाचिन कहता है कि इस वक्त मेरे पास 3 बड़ी कमजोरियां हैं उनकी, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से सीक्रेट डीमन क्वीन जिसकी डिसाइपल मेरे पास है, और दूसरी तरफ से शीचुआन की टैंक फैमिली, उनका जो सेकंड पैलेस मास्टर है वो मेरे पास है, और इसी के साथ ही स्वर्ड पैलेस का यंग मास्टर मेरे पास है, यंग मास्टर सोहा, उसको हमने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं इन तीनों लोगों को यूज करते हुए इन तीनों की ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हाउ फैक्शन को भी यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उनके पास इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। हाउ फैक्शन को यूज करते मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। तो डीमन एम्परर की बात सुनने के बाद से कहता
कहता है तो फिर ठीक है। डीमन एम्परर से कहता है कि जब मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर जनरल बनाया था तुमने वो काम बहुत ही अच्छे से निभाया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पर इस बात के ऊपर भी भरोसा कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे जो तुम्हारे प्लान को कंट्रोडिक्ट करे। तुम्हें यहाँ पर खुद ही इन तीनों सेक्टर से निमटना होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर रेडी हो जाओ, और साथ ही वो फिर से वॉइड टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तलवार को वहां पर बुला लेते हैं और कहते हैं अब जल्दी से यहाँ पर मेरे पर अटैक करना स्टार्ट करो ताकि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को देख सकूं। तुम्हारा हाचिन अपने ब्लेड को हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ ही सोच रहा होता है कि फिर से ये वही मोमेंट है। इसने फिर से उसी टेक्निक को यूज करते हुए तलवार को यहाँ पर बुला दिया और मैं यहाँ पर फिर से इसके साथ डुएल करने वाला हूँ। मैं इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल इंसान के साथ डुएल करने वाला हूँ जिसने पिछली बार यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को बेहतर किया था, और इस बार फिर से ये मेरे साथ फाइट करने वाला है। लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर काफी सारे फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं, काफी सारी ओपनिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि ये क्या ये अल्टीमेट डीमन राम में ब्रेक थ्रू की वजह से, या फिर यहाँ पर ली चोंगसान खुद यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़ा है ताकि ये मुझे मौका दे सके। फिर साथ ही हाचिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसके ऊपर ऐसी अटैक करना चाहिए जैसे मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ, तभी यहाँ पर मैं अपना फुल दे पाऊंगा। और हाचिन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर डीमन एम्परर जो होता है वो सोच रहे होते हैं मैं जितनी बार यहाँ पर डिमोनिक एल्डर से फाइट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, वो डिमोनिक एम्परर जो होते हैं वो अपनी तलवार मेरे सामने उठा ही नहीं पाते, मेरे सामने घुटने टेक देते हैं और मेरे सामने वहां पर प्रेस करना शुरू कर देता है कि वो डीमन गार्ड से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी केस काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। ये हमेशा जब तलवार उठाता है तो ये मुझे मारने की कोशिश करता है, हालांकि इसे पता है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ स्पार्क कर रहे हैं, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये तलवार को उठाता है तो उसे मारने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जहां पर अगर इसकी पावर 10% है तो ये उसका 12% निकाल कर मेरे पर अटैक कर देता है। तो इस बार मना हाचिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए उसके पर अटैक कर देता है। तो डीमन एम्परर अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं। अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने की वजह से हमारे हाचिन की पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो यहीं पर दिखाते हैं कि डीमन एम्परर के हाथ के अंदर से ब्लड निकल रहा था, यानी उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके साथ ही डीमन एम्परर अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए हाचिन को पीछे की तरफ झटक देते हैं। तो हाचिन जो होता है वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे माना हाचिन वहां पर पीछे की तरफ गिरता है वो तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि उसने पहले से अपनी डिस्प्लेसमेंट टेक्निक जो थी उसको छोड़ दिया था। उसने अपनी हाचिन वाली यानी कि अपनी जो चुन हाचिन वाली टेक्निक थी असैसिन किंग वाली उनको डिस्कार्ड कर दिया था, इसी वजह से अब उसके पास फुटवर्क टेक्निक नहीं है। तो वो सोच रहा था अटैक करके आगे बढ़ के अटैक करने की, लेकिन उसके पास अब टेक्निक ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़े, वो भी तेजी के साथ। तो डीमन एम्परर भी वहां पर इस बात से काफी हैरान होते हैं और अपने हाथ की तरफ भी देख रहे होते हैं कि उसके हाथ के ऊपर एक चोट लगी होती है। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये अभी तक मेरे पर अटैक करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर अपने जख्मी हाथ को पीछे कर लेते हैं और साथ ही अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो दूसरे हाथ के साथ अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करके उसे कहते हैं क्या यहाँ पर थोड़ा सा अलग करते हैं, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करो। तो जब वो वहां पर डार्क एनर्जी को रिलीज करता है उसके साथ वहां पर एक शील्ड बन जाती है जिसके अंदर हमारा हाजिन ट्रैप हो जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे ब्लैक कलर दिखाई देता है जिसके अंदर वो ट्रैप हो चुका होता है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई पावरफुल शील्ड नहीं है बल्कि ये एक इल्यूजन है जो कि उसने अपनी की एनर्जी की मदद से क्रिएट किया। मैं इसके अंदर से कैसे बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मैं इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। उसी के साथ डीमन एम्परर से कहता है कि इसको डिमोनिक हैंड ऑफ द हीवंस कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर मैं अपनी डार्क की को यूज कर रहा हूँ, साथ ही आसपास की नेचर की पावर को इंस्टॉल करके मैं यहाँ पर इसको पावरफुल टेक्निक बना लेता हूँ। तुम इस वक्त मेरी वॉइड के अंदर कैद हो चुके हो, तुम्हें इस वॉइड के अंदर से बाहर निकलना होगा, तुम्हारे पास इसका जवाब है, तुम इसके अंदर से बाहर निकल सकते हो। फिर साथ ही वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है इसको तुमने नाम दिया ड्रैगन स्केल ब्लेड का, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इस तलवार का ओरिजिनल नाम ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड है। क्या तुम्हें पता है कि ये ब्लेड किसका था? हमारे सबसे पहले जो डीमन एम्परर थे जिन्होंने डीमन डिवाइन गर्ल को 10,000 माउंटेन्स में उसकी बुनियाद रखी थी, ये तलवार उनकी हुआ करती थी और इस तलवार की मदद से कहा जाता है कि उन्होंने एक ड्रैगन को भी मारा था। जब उन्होंने ड्रैगन को मारा था उसी के बाद से उन्होंने इस तलवार को ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड का नाम दे दिया था और तब से ये ब्लेड यहाँ पर है और उसके अलावा किसी ने इस ब्लेड को यूज नहीं किया। और फर्स्ट एम्परर के बाद अब तुम यहाँ पर इस ब्लेड को यूज कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस तलवार के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। अगर तुम इसकी एनर्जी को महसूस करो, इसको यूज कर पाओ तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज बन जाओगे। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये कैसे कर पाऊंगा और साथ ही वो अपनी एनर्जी को इसके अंदर इम्ब्यूट करने की कोशिश करता और कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जब हाजिन वहां पर थोड़ी सी कोशिश करता है तो ड्रैगन स्केल की यानी उस ब्लेड के ऊपर लगे हुए ड्रैगन की आंख चमकती है और उसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब उसकी पावर्स बढ़ जाती है तो हाजिन कहता है कि अब यही मेरे पास एक मौका, और साथ ही अपनी तलवार को उठाता है और उस वॉइड के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो वॉइड के ऊपर अटैक करता है तो उस वॉइड के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। चोंगसान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी वॉइड टेक्निक वहां पर टूट जाती है। हाजिन जो होता है उसकी शील्ड को ही तोड़कर वहां पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, तुम्हें अपनी की को संभालना सीखना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर एक मार्शल एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए इस वॉइड टेक्निक
टेक्निक को तोड़ सकता था, लेकिन तुम यहाँ पर एक तलवार के साथ बड़ी मुश्किल के साथ इस टेक्निक को तोड़ पाए हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपनी की को भी कंट्रोल करना नहीं आया। एक मार्शल एक्सपर्ट जो होता है वो अपनी की और साथ में आसपास की एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आसपास की को भी यूटिलाइज कर सकता है। तुम यहाँ पर एनर्जी को यूज करना सीख जाते हो, की को ठीक तरीके से यूज करना सीख जाते हो, तुम यहाँ पर और भी ज्यादा आगे जा सकते हो और बहुत ही जल्दी डीमन एम्परर बनने के लिए परफेक्ट हो जाओगे। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या और क्या, तो क्या तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है? तो वो कहता है नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी शेप काफी ज्यादा चेंज हुई है, अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के बाद तुम्हारे मसल्स भी चेंज हुए हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो फुटवर्क टेक्निक है वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से तुमने मेरे पर अटैक नहीं कर पाया। क्योंकि पिछली बार जब तुमने मेरे पर पहला अटैक लैंड किया था, साथ ही तुमने फौरन दूसरा अटैक भी कर दिया था, और इस बार तुम वो नहीं कर पाए। हाजिन कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया था ताकि तुम यहाँ पर मुझे नई टेक्निक्स दे सको। मुझे अपनी पहले वाली टेक्निक्स को छोड़ना पड़ा जो कि काफी ज्यादा स्पेशल थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ नई टेक्निक्स चाहिए। तो डीमन एम्परर से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पवेलियन के अंदर जाने का मौका देता हूँ। हमारे पास जो बड़ा एम्परर पवेलियन है, तुम उसके अंदर जा सकते हो और वहां पर से जाकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक ला सकते हो, और साथ ही उसे मार्शल आर्ट्स की बुक्स के नाम भी बताता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें पवेलियन का दिखाया जाता है। हाजिन जो होता है पवेलियन के बाहर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर डीमन एम्परर की परमिशन मिल गई। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर की परमिशन के साथ ही जाया जा सकता है, वरना हम लोग अंदर नहीं जा सकते। हाजिन वहां पर अंदर आता है, वहां पर आने के बाद देखता है कि बहुत सारी बुक शेल्फ्स पड़ी होती है जिनके अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं, लेकिन उसका सारे का सारा पैटर्न जो होता है वो शाओलिन के टेंपल के जैसा होता है। हाजिन कहता है कि ये क्या, मैं शाओलिन टेंपल की लाइब्रेरी के अंदर जा चुका हूं, वहां पर बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जहां पर बुक्स को इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, और शेल्फ्स का डिजाइन भी बिल्कुल ऐसा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीमन एम्परर और जहां पर शाओलिन टेंपल की लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरीज के दरमियान में कोई कनेक्शन है। साथ ही वो कहता है कि छोड़ो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी उन बुक्स को ढूंढना होगा जो यहाँ पर डीमन एम्परर ने मुझे रिकमेंड की है। मैं अपने लिए कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेता हूँ और जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद हमारे हाजिन को वहां पर से बुक मिल जाती है, लेकिन यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर अपने रूम में वापस आते हैं और वहां पर बैठकर अपने हाथ की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं इसका किलर ब्लेड जो है यहाँ पर एक डिमोनिक ब्लेड बनने की कोशिश कर रहा है कि उसने यहाँ पर मेरे हाथ को भी जख्मी कर दिया। डीमन एम्परर क्योंकि अपने हाथ के ऊपर एक स्पेशल डिमोनिक एम्परर की को यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द एक शील्ड बनाए रखते हैं, लेकिन उसके ब्लेड ने उसकी शील्ड को तोड़कर उसके हाथ को जख्मी कर दिया। इसी वजह से डीमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके स्किल्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अपने स्किल्स को बढ़ाता जाएगा तो बहुत ही जल्दी ये सक्सेसर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। जिस तरह से इसकी डिमोनिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है ये सेकंड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर को हराकर सक्सेसर बन जाएगा, लेकिन अभी भी ये कच्चा है, यानी कि ये डीमन एम्परर बनने के लायक नहीं है। अगर ये यहाँ पर सक्सेसर बन भी जाता है तब ये एक अच्छा डीमन एम्परर नहीं बन पाएगा। एक अच्छे डीमन एम्परर के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए वो फिलहाल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसे अपने आप को और ज्यादा बेहतर करना होगा, इसे यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, तभी ये डीमन एम्परर बन पाएगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट से मिलने के लिए वहां पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाचिन का दिखाया जाता है। हमारे हाचिन को वहां पर वो स्पेशल टेक्निक मिलती है जिसके बारे में डीमन एम्परर ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर ही वाली डीमन लाइटनिंग बोल्ट फिस्ट को यूज करना चाहिए। तो इस टेक्निक के बारे में होता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक मास्टर आया था, यानी कि डीमन कल्ट को एक मास्टर ने ज्वाइन किया था जो स्पेशल टेक्निक को यूज करता था, थंडर लाइटनिंग बोल्ट टेक्निक को वो यूज करता था। इसके अंदर इस टेक्निक के अंदर जब डिमोनिक एनर्जी को इस तरह यूज किया जाता है तो आपके पंच के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी आ जाती है कि आप उसे लाइटनिंग की तरह यूज कर सकते हैं। लाइटनिंग की स्ट्राइक की तरह बिल्कुल वैसी धमाकेदार एनर्जी रिलीज होती है जिसके साथ आप अपने ओपोनेंट को एक बहुत ही पावरफुल ब्लो दे सकते हैं। तो हाजिन कहता है कि अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लेता हूं तो फिर मुझे अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक पंच मारकर इसको डेयर कर सकता हूं। यानी कि आप मेरी दूसरी तलवारबाजी की टेक्निक के साथ साथ अगर मुझे काउंटर अटैक करना है तो फिर मैं पंच मार सकता हूं। साथ ही हाजिन को बैकग्राउंड का एक सीन याद आता है जहां पर डीमन एम्परर ने उसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक फुटवर्क टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए एक नई फुटवर्क टेक्निक होनी चाहिए जो तुम्हारी पहले वाली टेक्निक से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। स्पेशल टेक्निक का नाम है डीमन एम्परर सॉवरियन स्टैब। डीमन एम्परर सॉवरियन स्टैब जिस टेक्निक को मैं भी यहाँ पर यूज करता हूँ, तुम इस टेक्निक को यूज करो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। जबकि दूसरी तरफ जो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट थे वो डीमन एम्परर से मिलने के लिए आते हैं, वहां पर आने के बाद वो डीमन एम्परर को ग्रीट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। किसी ने यहाँ पर डीमन डोमेन पवेलियन के अंदर जाने के लिए एक एंट्री परमिट जारी किया है, तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ये परमिट किसके लिए है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये किसके लिए है? जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं हाँ मुझे पता है ये किसके लिए, लेकिन फिर भी क्या यहाँ पर ये किसी गार्डियन कोड के मेंबर के लिए या फिर किसी डिमोनिक एल्डर के लिए है? तो वो कहते हैं नहीं, अब यहाँ पर बस भी करो, तुम्हें पता है मैंने किसके लिए ये परमिट जारी किया? तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि थर्ड यंग मास्टर के लिए तुमने ये नोट जारी किया है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को लेकर इतने ज्यादा खुश क्यों हो? तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो फिर मैं
मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश होता हूँ जब अब थर्ड को फेवर देते हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन उस लड़के ने तुम्हारे प्लान्स को फेल कर दिया जोक्सा फैमिली में जाकर स्वर्ड पैलेस के लोगों को हराकर। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लान्स तो होते ही इसीलिए है, अगर फेल हो गया तो नया प्लान बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया प्लान जरूर बना लेंगे। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं कि आपने जहाँ पर उसे डीमन डोमेन पवेलियन के अंदर क्यों भेज दिया? वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स की बुक्स रखी हुई हैं और जितना मुझे पता है कि उस लड़के के पास काफी सारी अच्छी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। तो इसी के साथ डीमन एम्परर से कहता है कि वो मेरे पास आया था, रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके पास जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं वो अच्छी नहीं है, उसे नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स चाहिए, इसी वजह से मैंने उसे वहां पर भेज दिया। तो जनरल स्ट्रेटजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं क्या थर्ड यंग मास्टर इसके पास रोते हुए आया और उसने आकर इस तरह की बात की। मुझे लगता है कि जब से थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर इसे आकर बातचीत करना शुरू किया तब से डीमन एम्परर दूसरों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जो पहले वो कभी नहीं किया करते थे। इसके साथ ही वो उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि हमारे स्पेशल गेस्ट का क्या, जिसे हम लोग यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उसे बताता है कि वो इस वक्त बैम्बू ग्रूव जंगल के अंदर है पर हमारे फिजिशियंस और कोर्ट ऑफ एल्डर्स के रिटायर्ड सोल्जर्स उसकी रखवाली कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही टॉप क्लास की सिक्योरिटी, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एम्परर कहते हैं कि मैंने उसके बारे में सुना है कि वो काफी मुश्किल क्रिएट कर रहा है और उसने यहाँ पर मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट भी की है। तो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, एक दो बार उसने यहाँ पर इस तरह की बात की है लेकिन लगता नहीं है कि वो यहाँ पर मुश्किल काज कर पाएगा। नेक्स्ट हमें स्पेशल गेस्ट का दिखाया जाता है जो कि आइस पैलेस से यहाँ पर आया होता है। तो हमारी जो डीमन कल्ट के बाहर 4 बड़े सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में से एक आइस पैलेस भी है। तो आइस पैलेस का यंग मास्टर यानी वाइस पैलेस मास्टर जो होता है वो यहाँ पर आया होता है। यहाँ पर सोल्ट्री बैम्बू ट्री जंगल के अंदर रखा गया होता है और वहाँ पर उसे सिक्योरिटी के साथ रखा गया होता है। वहाँ पर बैठे बैठे वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और साथ ही वो अपनी आइस टेक्निक को यूज करते हुए अपने आसपास हर एक चीज को जमा देता और कहता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पर अंगवा झाड़ू फेर रही होती है और हमारा हाजिन वहाँ पर वापस आता है। तो अंगवा उसे देखते ही रोना शुरू कर देती है क्योंकि हाजिन जो होता है वो 3 महीने के बाद घर वापस आया है। तो अंगवा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जल्दी से भागती हुई उसके सामने घुटने टेक देती है। हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर, मुझे तो लगा था कि मैं दोबारा इसे नहीं देख पाऊंगा लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर दोबारा घर वापस आ गया और दोबारा से इसका खाना खा पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि हम लोग लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और हाजिन को वहां पर उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही होती है। तो उसे कहता है कि जरा अपना हाथ तो दिखाओ। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे चेक करता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमने डिमोनिक एनर्जी को गैदर करना सीख लिया है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर रोजाना के 8 घंटे ट्रेनिंग कर रही थी। जब मैं फ्री होती थी सुबह के वक्त 4 घंटे और शाम के वक्त 4 घंटे ट्रेनिंग करती रही हूँ। तो हाजिन कहता है कि जो तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट हो, मुझे लगता है कि तुम एक जीनियस हो। तुमने यहाँ पर बहुत ही जल्दी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में अपनी बॉडी के अंदर कोर एनर्जी को इकट्ठा करना भी सीख लिया है। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दी। उसी के साथ ही वो उससे पूछती है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताया कि आप अकेले वापस क्यों आए हैं? गोल्डी कहाँ पर चली गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी कमर के पीछे छुपी हुई है या फिर आपके पाँव के पीछे छुपी हुई है? वो कहाँ पर है? तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि इसे लगता है कि वो छुपी हुई है, वो भी मेरे सर के पीछे या फिर मेरे कपड़ों के अंदर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उसके मुंह के अंदर छुप सकता हूँ, वो इतनी बड़ी हो चुकी है। हाजिन उसे कहता है कि वो बीमार नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं पर गई है और जब उसका दिल करेगा वो यहाँ पर वापस आ जाएगी। वैसे भी हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक सेंसरी कनेक्शन है, उसे जब यहाँ पर लगेगा कि वापस आना है तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। इसके साथ ही गोल्डी को दिखाता है कि वो जंगल में एक पेड़ के साथ वहाँ पर मजे कर रही होती है। तो यहीं पर से डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल भी उसके घर में वापस आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं भी वापस आ गया। वापस आने के बाद वो हाजिन से कहता है कि यंग मास्टर हमारे पास एक स्पेशल टारगेट गेस्ट है जो आपसे मिलना चाहता है। तो हाजिन कहता है क्या ये स्पेशल गार्डिंग टेस्ट क्या होता है? तो वो उसे कहता है कि सर हमारे पास एक गेस्ट है, एक मेहमान आया है जो कि दूसरे पैलेस से यहाँ पर आया है। उस मेहमान को यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसे स्पेशल टारगेट गेस्ट इसलिए कहा जाता है ताकि उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। सारी की सारी प्रोटेक्शन का ध्यान उसके ऊपर रहता है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मर जाता है तो फिर एक जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से इस वक्त इनर पवेलियन ऑफ कोर्ट गार्डियन के लोग जो हैं वो उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसे बैम्बू ट्री जंगल के अंदर रखा गया है जहां पर हमारे जितने भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं जो कि कोर्ट ऑफ गार्डियंस हैं वो सारे के सारे इस वक्त उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं ताकि उसका पूरे से पूरा ख्याल रखा जा सके। और जो हमारे लिए बहुत बड़ी आनर की बात है कि हमारे कोर्ट ऑफ एल्डर्स के लोग रिटायर होने के बाद भी यहाँ पर इनर पवेलियन के अंदर काम कर सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या ये लोग वाकई में यहाँ पर इस बंदे को इतना ज्यादा हाईली रेफर कर रहे हैं कि उसे यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर्स के रिटायर्ड सोल्जर जो कि कभी फर्स्ट एल्डर या फिर सेकंड एल्डर भी हो सकते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस बंदे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा उसके साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि ना मैं उस बंदे को जानता और ना ही मेरा उसके साथ कोई काम है, तो फिर मुझे वहां पर जाने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर उससे मुझे मिलना है तो यहाँ पर आकर मुझसे मिल सकता है। तो उसी के साथ उसे कहता है कि नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे यहाँ पर आकर मिल सकता है क्योंकि ये इस वक्त अपनी रेजिडेंस से बाहर नहीं निकल सकता। स्पेशल गार्डिंग टारगेट जो है वो उसे जहाँ पर रखा जाता है वो वहीं पर रहता है, वहां पर से बाहर नहीं आ सकता। हाजिन कहता है कि इस बात
बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर किसी भी मिसहैप से बचने के लिए ऐसा करते हैं ताकि इस तरह के मेहमान को एक ही जगह के ऊपर रखा जाए, उसे रेजिडेंस के अंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। कहता है चाहे जो भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मिलने के लिए नहीं जाने वाला, मेरा उसके साथ कोई काम नहीं है, इसी वजह से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट गेस्ट जो होता है वो अपने बैम्बू ट्री जंगल के अंदर बैठा था। वहाँ पर एक कैरेक्टर जो होता है उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा होता है। तो वो उसके लिए वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर को पकड़ कर लाता है, उसी चिकन मॉन्स्टर को। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर लगता है कि काफी अर्सा गुजार चुकी हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 साल रह चुका हूँ, इस जंगल के अंदर मैंने 8-10 साल गुजारे हैं और काफी अरसे के बाद दोबारा से मैं चिकन को पकड़ कर खाने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर ये चिकन मॉन्स्टर जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब ये ग्रुप्स में घूमते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कम है। एक तो यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन आज यहाँ पर मजा आने वाला है। स्पेशल गेस्ट उसे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, मैंने सुना है कि इस बैम्बू ट्री जंगल के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो भी 1 महीना या फिर 3 महीने से ज्यादा नहीं गुजार पाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, फिर भी तुमने यहाँ पर 8 से 10 साल गुजार दिए। वो एल्डर उसे कहता है कि हाँ बस यहाँ पर मैंने गुजार ही दिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि हमारी कोर्ट ऑफ एल्डर के जितने भी पुराने एल्डर्स यहाँ पर रिटायर होकर वापस तुम्हारी गार्डिंग के लिए आए हैं, वो सभी लोग तो इस चिकन का सूप पीने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर थे हम लोग यहाँ पर इस चिकन का सूप अक्सर पिया करते थे, लेकिन अब काफी अरसे के बाद दोबारा इसको टेस्ट करने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए भी है, चलो जल्दी से इसको टेस्ट करके देखो। हालांकि ये बाहर से दिखने में काफी ज्यादा गंदा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जब हम इसे पीते हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर साथ ही हमारा स्पेशल गेस्ट उसे पूछता है मुझे ये बताओ कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर मेरी मिलने की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया या नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। अभी वो यहाँ पर अपनी जनरल इंस्पेक्टर के मिशन को पूरा करके वापस आया, तो मुझे लगता है कि वो बेचारा भी काफी ज्यादा बिजी होगा। तो इसी के साथ स्पेशल गेस्ट कहता है तो फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को मान लेता तो फिर मैं यहाँ पर उसके साथ बात कर सकता था, उसने यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसको टाइम देना चाहिए। फिर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर डीमन एम्परर से क्यों नहीं मिल रहे, तुम डायरेक्टली थर्ड यंग मास्टर से क्यों मिलना चाहते हो, तुम किसी और यंग मास्टर से भी मिल सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, असल बात यह है कि मुझे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है। थर्ड यंग मास्टर के बारे में मैंने जितना कुछ सुना है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वो सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है, इसी वजह से वो यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है। इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर डीमन एम्परर से मिलना चाहता हूँ तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। साथ ही वो अंदर से यही सोच रहा था कि पहले मैं यहाँ पर डीमन एम्परर से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद समझ आ गया कि डीमन एम्परर कभी मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं होंगे। इसी वजह से मैं थर्ड यंग मास्टर से बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा बोल्ड है, वो आधे फैसले खुद ही लेता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके साथ डील करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली उसके साथ डील कर लेता हूँ तो इसका मतलब यह है कि डीमन एम्परर की मदद मुझे मिल जाएगी और मैं यहाँ पर डीमन डिवाइन गर्ल की मदद ले लूंगा। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे थर्ड यंग मास्टर यानी हाजिन का दिखाया जाता है। हाजिन अपने घर पर होता है, वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर से 5 मार्शल आर्ट्स की बुक्स को लेकर आया था और कहता है कि इसमें से एक मार्शल आर्ट्स की बुक जो है वो डोंगपिल के लिए है, बाकी की 4 मार्शल आर्ट्स की बुक जो है वो मेरे लिए है। उन 4 मार्शल आर्ट्स की बुक्स के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। एक तो थंडरबोल्ट फिस्ट टेक्निक है जो कि मेरे पंचेस के लिए, दूसरी यहाँ पर फुटवर्क टेक्निक है जो मैं स्पेशल टेक्निक यहाँ पर से लेकर आया हूँ। इसी टेक्निक का नाम है 1000 माइल एरियल स्टेप्स। वो टेक्निक भी काफी ज्यादा स्पेशल है। ये सारी की सारी टेक्निक्स मुझे यहाँ पर मास्टर करनी होंगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर कर सकूं। डीमन एम्परर ने मुझे यहाँ पर सॉवरियन स्टेप्स के बारे में बताया था कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको यहाँ पर 3 ही लोग अभी तक मास्टर कर पाए हैं, लेकिन उन 3 में से सिर्फ डीमन एम्परर ही यहाँ पर इसको हाई लेवल तक मास्टर कर पाया है। इससे पहले सेनेट के मास्टर और इसके साथ साथ हमारे पुराने डीमन एम्परर जो थे वो भी इसको मास्टर कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 7वें लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। हमारा हाजिन जो होता है सॉवरियन स्टेप टेक्निक को वहां पर मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लिया। इसे पढ़ने के बाद अब यहाँ पर वक्त आ चुका है इसको ठीक तरह से परफॉर्म करने का। तो देखते हैं कि मैं इसकी प्रैक्टिस ठीक तरह से कर पाता हूँ या नहीं। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर इसकी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। वो वहां पर सॉवरियन स्टेप को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे यहाँ पर एक लाइटनिंग फुटवर्क टेक्निक मिल सके जो कि उसकी पुरानी टेक्निक जो थी डिस्प्लेसमेंट टेक्निक उससे ज्यादा बेहतर हो। हमारा हाजिन वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था। इसी के साथ ही मिस फैसिलिटी मास्टर वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहते हैं कि तो यंग मास्टर क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम अचानक से मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैंने सुना कि तुम वापस आ गए, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करने के लिए आया, कंग्रेचुलेट बोलने के लिए आया क्योंकि तुमने अपना काम बहुत ही बखूबी किया है। तो हाजिन कहता है कि तुम सीधा नहीं कह सकती कि तुम यहाँ पर मुझे हेलो बोलने के लिए आई हो। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पर मेरा झूठ पकड़ पाओगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाजिन कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है। फिर साथ ही उसे कहता है पर तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा, अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो कहती है अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो क्या मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो हाँ कहता है हाँ क्यों नहीं। और साथ ही हमारा हाजिन फिर से वहां पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा हाजिन वहां पर सॉवरियन स्टेप और साथ ही वहां पर थंडरबोल्ट टेक्निक को भी यूज करता है। तो ये देखने के बाद फैसिलिटी मास्टर जो होती है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर थंडरबोल्ट डीमन लाइटनिंग बोल्ट फिस्ट टेक्निक को क्यों चूज किया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तुम्हें
तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है कि मैं इसे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करूंगी, ये मार्शल आर्ट्स मेरी मार्शल आर्ट्स है, मैं भी यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट फिस्ट को यूज करती हूँ। तो ये सुनने के बाद हाजिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी बातचीत खत्म करने के बाद यहाँ पर एक स्पारिंग मैच रखें और एक प्रैक्टिस करें। हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं। के साथ ही वो दोनों चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो हाजिन से कहती है कि मैंने सुना है कि स्पेशल टारगेटिंग गेस्ट जो है वो तुमसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो हाजिन कहता है कि हाँ उसने मुझसे रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, पता नहीं वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। मुझे हैरान करने वाली बात नहीं लगती कि आइस पैलेस जो कि यहाँ पर से बाहर की काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है, वहाँ का एक वाइस मास्टर यहाँ पर आता है और आकर तुमसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वो फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर या फिर कोर्ट ऑफ एल्डर्स या किसी डिमोनिक एल्डर से नहीं मिलना चाहता बल्कि तुमसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि उसके पास काफी अच्छी वजह हो सकती है, तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए, तुम जाकर उसके साथ कुछ बातचीत कर सकते हो या फिर अपनी सक्सेशन की फाइट के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हो। तो हाजिन कहता है क्या वाकई में क्या मैं वहां पर जा सकता हूँ, क्या यहाँ पर एल्डर्स मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। और उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि डिमन एम्परर ने उसे यहाँ पर आने ही क्यों दिया और उसने कौन सी वजह बताई थी यहाँ पर आने के लिए। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि उसने कहा कि वो हमारे डिमन पैलेस को विजिट करना चाहता है और इसी वजह से डिमन एम्परर ने उसे यहाँ पर आने दिया। हाजिन कहता है कि हमारे डिमन एम्परर इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो यहाँ पर इस बात को मान ले कि वो यहाँ पर टूर करना चाहता है और वो यहाँ पर आ गया। पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें आइस पैलेस के वाइस मास्टर का दिखाया जाता है कि उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो थर्ड यंग मास्टर तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो ये बात पढ़ने के बाद जो उसका एल्डर होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि थर्ड यंग मास्टर जल्दी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो वो कहता है क्या वाकई में ये तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। फिर साथ ही एल्डर उसे कहता है कि इसका मतलब यह क्या मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर से जाना पड़ेगा ताकि मैं उसके साथ खुलकर बात कर सकूं। और इसी के साथ ही गार्डियन एल्डर जो होते हैं मैं उससे कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग देकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले यानी कि जब वो की ब्लॉकेज की वजह से बेहोश हो गया था उससे पहले उसके बारे में जितने रूमर्स हमने सुने हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। थर्ड यंग मास्टर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो बिल्कुल पागल इंसान है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी के साथ भी तमीज से बात नहीं करता था और जिसे चाहता था उसे मार डालता था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन की ब्लॉकेज की वजह से उसके हालात काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं, उसने यहाँ पर काफी सारे मिशन को पूरा किया और उसके बिहेवियर में भी काफी ज्यादा सुधार आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर का डीमन मर चुका है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा देना चाहूंगा कि उससे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो फिर यहाँ पर हम दोनों सेक्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। पास्ट लाइफ में उसे टायरेंट कहा जाता था। तो इसी के साथ ही वाइस पैलेस मास्टर से कहता है तो फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो वो कहते हैं फिलहाल के लिए उसके बारे में जो रूमर्स हैं उसे डीमन किंग कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर डीमन एम्परर से तो नहीं मिल पाए लेकिन तुम डीमन किंग से मिलने वाले हो। यहाँ पर इन सभी की बॉडी के अंदर एक ना एक डीमन जरूर होता है, तो इसलिए यहाँ पर से गुस्सा मत दिलाना। तो वाइस पैलेस मास्टर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं एल्डर, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और मैं उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाऊंगा। सीन हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन तैयार हो जाता है और अपने सर के ऊपर टोपी पहन लेता है, अपना चेहरा छुपाता है और साथ ही डोंगफिल से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं सोल्ट्री बैम्बू ट्री जंगल में वाइस पैलेस मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं आपके साथ आऊँ। हाजिन कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है डोंगफिल को भी अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता, वो अपना चेहरा छुपाकर वहां पर से निकल जाता है और कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर रहकर उस टेक्निक को मास्टर करना चाहिए जो टेक्निक मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें दी है। वो वहां पर से भागकर चला जाता है। तो डोंगफिल कहता है कि ये अचानक से थर्ड यंग मास्टर को क्या हो गया, ये अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, चलो बाहर से जाकर अपना चेहरा छुपा सकते हैं लेकिन मुझसे अपना चेहरा छुपाने की क्या वजह है। तो यहाँ पर हम लोग